तो यहाँ पे हमारे पास वेन डायग्राम गिवन है। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, तो देखिए गिवन बिलो इज द वेन डायग्राम फॉर द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथ्स, फिजिक्स एंड स्टैट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास मैथ्स, फिजिक्स और स्टैट्स लेने वाले बच्चों का यहाँ पे एक वेन डायग्राम गिवन है। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा हो। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से यहाँ पे दिख रहा हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमें यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। अब हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो अलग-अलग स्टेटमेंट है, हमें बस इन स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स को चेक करते चलते हैं। तो पहला देखते हैं, डी इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड स्टैट। तो डी ये रहा। अब डी आपको कह रहा है कि ये उन बच्चों का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है जिन्होंने मैथ और स्टैट लिया है। मगर आप कायदे से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा ये आपका मैथ वाले सर्कल के अंदर आ रहा है ना? एंड फिजिक्स वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, राइट? तो यानी कि ये तो वो बच्चे हो गए ना जिनके पास मैथ और फिजिक्स दोनों है ना? स्टैट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला चेक करते हैं, डी यूनियन एफ यूनियन जी, डी यूनियन ई यूनियन एफ यूनियन जी इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव टेकन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। तो एक बार देख लेते हैं, डी डी आपका ये हो गया। ठीक है, और मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, डी ई एफ। ओके, मैंने एफ को पहले मार्क कर दिया, ये ई ये रहा एंड जी ये रहा। ठीक है, तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम 2 सब्जेक्ट लिए हैं। तो देखो डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे बच्चे जिनके पास मैथ और फिजिक्स दोनों है, बिकॉज़ ये दोनों ही सर्कल्स के अंदर इंक्लूड है। एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे बच्चे जिनके पास मैथ और स्टैट दोनों है, बिकॉज़ ये दोनों सर्कल में इंक्लूड कर रहा है। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे बच्चे जिनके पास फिजिक्स और स्टैट दोनों है, बिकॉज़ ये दोनों के अंदर इंक्लूड कर रहा है। और जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे बच्चे जिनके पास तीनों ही सब्जेक्ट है, राइट? तो मतलब यस, ये वाली बात तो सही हो गई ना कि कम से कम ये ऐसे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट है, नहीं तो ऐसे बच्चे जिनके पास तीनों ही सब्जेक्ट है, राइट? कहते हैं सेट हू हैव नॉट टेकन मैथ। तो ई रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा सेट, सबसेट जिनके पास मैथ नहीं है। तो हाँ, ई वालों के पास क्या है? फिजिक्स और स्टैट है ना? फिजिक्स वाले सर्कल के अंदर और स्टैट वाले सर्कल, है ना? मैथ वाले के अंदर थोड़ी ना आ रहा है। तो इसका मतलब यस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अगला चेक करते हैं यहाँ पे, मैथ बारिंग डी। तो मैथ्स माइनस द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली मैथ। तो देखो, अगर आप ओवरऑल मैथ में से डी वाले हिस्से को गायब कर दोगे, हटा दोगे, ठीक है, इतने हिस्से को रिमूव कर दोगे, तो यानी कि बचेगा क्या फिर आपके पास? ये बचेगा, है ना? सही कहा। ये देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ यही हिस्सा बचेगा अगर आप मैथ वाले सर्कल में से डी को रिमूव कर दोगे, है ना? माइनस डी कर रहे हैं, तो ये बच रहा है। एंड ये आपको कह रहा है कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ लिया है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज यहाँ पे ये एफ और जी भी कवर हो जा रहा है। ये ऐसे बच्चे हो गए जिनके पास स्टैट है, और जी के अंदर तो यहाँ पे ऐसे बच्चे आएगा जिनके पास फिजिक्स भी आ जाएगा, फिजिक्स स्टैट्स मैथ तीनों हो जाएगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपका डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। अब अगला चेक करते हैं, तो फिजिक्स बारिंग डी यूनियन जी यूनियन ई इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली। हमारा फिजिक्स वाला सर्कल हो गया। अब देखो, इसमें से हमें रिमूव करना है डी यूनियन जी यूनियन ई, यानी कि हम डी पार्ट को रिमूव करेंगे, जी पार्ट को रिमूव करेंगे एंड ई पार्ट को रिमूव करेंगे, राइट? ओके, तो ये तो रिमूवल वाले पार्ट हो गए। अब हमको सिलेक्ट क्या करना होगा? जो बचा कुचा रहा ये, ठीक है, तो हमें ब्लू वाला चाहिए। देखिए सिर्फ बस यहाँ पे ऐसे बच्चों को रिप्रेजेंट करें जिनके पास फिजिक्स है ना? ये ओनली फिजिक्स वाले बच्चे होगा, बिकॉज फिजिक्स ही है, ठीक है? ये बाकी सारे सर्कल से अलग है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बी सी एंड आपका लास्ट वाला ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, let A be the set of the natural number less than 6 and whose common greatest common divisor with 6 is 1. ओके, तो देखो, हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि 6 से छोटे हो एंड जिनका जीसीडी मतलब एचसीएफ 6 के साथ 1 होना चाहिए, राइट? ओके, ओके फाइन, हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो पहली बात तो कौन से नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 5, ओनली 5, ठीक है? ओके, अब इनका जीसीडी निकाले थे 6 के साथ।
ठीक है, तो देखो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो बेसिकली 6 को कैसे लिखा जा सकता है? 3 2 2 1, है ना? तो 6 को हम 3 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। 1 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 को आप यहाँ पे 1 क्रॉस 1 ही लिखोगे बस। ठीक है, ओके। 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 बोल देते हैं इसको, ठीक है, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ओके, 3 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 को आप 3 क्रॉस 1 लिखोगे। 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को आप यहाँ पे 2 कॉमा 2 लिख सकते हो, राइट? 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 को आप 5 कॉमा 1 ही लिखोगे। ठीक है, तो जीसीडी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 तो आपका यहाँ पे पैरामीटर हो गया, हमको इसके बेसिस पे चाहिए। 6 और 1 के बीच में कोई कॉमन है यहाँ पे? ओनली 1 कॉमन है, मतलब अगर 6 और 1 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना? तो इसका मतलब 1 सिलेक्ट हो गया। 3 और 6 में देखते हैं। तो यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है आपका, है ना? बिकॉज ये कॉमन हो गया। तो 3 आपका यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है, इसका मतलब हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमें चाहिए एचसीएफ आपका 1 हो, राइट? 4 को देखते हैं। तो यहाँ पे 2 और 2, यानी कि 2 आपका एचसीएफ हो गया, है ना? यानी कि हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, 5 में देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1 और 1 ही है, तो इसका एचसीएफ आप निकालोगे तो 1 क्रॉस 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो यस, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लोग सिलेक्ट हुए जो आपके ए सेट में आ सकते हैं, वो है 1 कॉमा 5। चलो, अब अगला बी सेट क्या है? सेट ऑफ डिविजर ऑफ 6। डिविजर ऑफ 6 का मतलब क्या हो गया? ऐसे टेबल जिनके अंदर 6 आता है। ठीक है, तो 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, और 6 अपने आप खुद के टेबल में आता है। तो ए और बी है रहा। अब आपको कार्डिनैलिटीज बतानी है। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है आपके सेट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ए कॉमा बी है, तो ए के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट है। सॉरी, तो ए के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? 2। बी के अंदर आपके पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 4। तो इसका मतलब पहले दो ऑप्शन तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो गए, है ना? फिर आपको बोला जा रहा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? इनका कॉम्बिनेशन। तो देखो, 1 5 आपने लिख दिया। अब 1 दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 3 6, तो इसके कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 5 एलिमेंट है, तो 5 हो जाएगी, यानी कि आपको दिख रहा है कि सी ऑप्शन करेक्ट होएगा। एंड ऐसे ही आप ए इंटरसेक्शन भी निकालोगे, तो ए और बी में कॉमन क्या है? 1। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सी ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, ये भी सेम जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, सेम उसी टाइप का, तो इसको चाहूंगा मैं आप मुझसे एक बार ट्राई करो एंड आप इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट ए बी द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर हुज मल्टीपल ऑफ 5 स्ट्रिक्टली लेस देन 100। 5 के ऐसे मल्टीपल जो 100 से कम हो, इसको हम ए सेट कह रहे हैं। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल मतलब 5 के टेबल, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95। 100 नहीं लिख सकते बिकॉज हमें यहाँ पे लेस देन 100 चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ए सेट हो गया। एंड बी विद द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर विच डिवाइड 100। अच्छा, जिनके टेबल में मतलब 100 आता हो, तो 100 किसके टेबल में आ सकता है? 1 के टेबल में आ सकता है, 10 के टेबल में आ सकता है, इवन 5 के टेबल में आ सकता है, इसको लिख लेते हैं। 1 2 के टेबल में भी आता है 100, 4 के टेबल में 100 आता है, 5 के टेबल में 100 आता है, और 10 के टेबल में 100 आता है, 20 के टेबल में 100 आता है, 25 के टेबल में 100 आता है, 50 के टेबल में 100 आता है, और 100 खुद के टेबल में तो आता ही है, राइट? तो ए ये रहा, बी ये रहा। ओके, अब हमको बोलना है क्या है? हमको यहाँ पे निकालना क्या है? हमको चाहिए कि बी बार ए, यानी कि बी माइनस ए हो गया ये। ठीक है, ओके। तो अगर आप बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? तो देखो, बी में से आप यहाँ पे ऐसे एलिमेंट को हटा दो जो ए के अंदर प्रेजेंट है। तो बी के अंदर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 को आप हटा दोगे। ठीक है, 5 कटेगा तो बिकॉज 5 ऊपर भी है नीचे भी है। 10 बचेगा, 20 बचेगा, एक्चुअली अरे 10 20 ये सब भी तो कटेंगे। एक सेकेंड, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 4 5 कटेगा, 10 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, 25 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 100 बचेगा, राइट? 200। तो यहाँ पे बी माइनस ए, जिसको आप यहाँ पे बी बार ए या बी बैक स्लैश ए से रिप्रेजेंट करते हो, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है। तो इसका मतलब हो गया कि पहला, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 4। तो मतलब पता तो यहीं से चलेगी बी ऑप्शन आपका होगा, बट स्टिल हम बाकी भी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए और बी में क्या कॉमन है। तो ए और बी के अंदर आप कॉमन चेक करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है
कि 5 कॉमन है, 10 कॉमन है, 20 कॉमन है, 25 कॉमन है एंड 50 कॉमन है। 5 लोग ऐसे हैं जो कॉमन है। तो यहाँ पे 5 आ गया, राइट। अब ऐसे यहाँ पे बी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सपोज द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 2, द कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 3, व्हाट आर द कार्डिनलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड पावर सेट ए क्रॉस बी। तो देखो कार्डिनलिटी मैंने आपको बताया हुआ है कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी निकालना तो काफी आसान होती है, कि आप कार्डिनलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दो कार्डिनलिटी ऑफ बी से, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 2 क्रॉस 3 यानी कि 6। ओके, पावर सेट की बात करें, पावर सेट की बात करें ए क्रॉस बी की, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर में आप यहाँ पे एन ए क्रॉस एन बी करोगे। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट मिल जाएगी। तो 2 की पावर में यहाँ पे 2 क्रॉस 3 करोगे, तो ये 2 की पावर में 6 आ गया। 2 की पावर में 6 का मतलब हो गया कि 32। ठीक है, 2 की पावर में 6 आप निकाल सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो ये आप करोगे तो आपको यहाँ पे 32 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6 32। तो 6 32, अच्छा आई थिंक यहाँ सॉरी 64 आएगा, 64, माय बैड। ठीक है, 64 आना चाहिए था, 64। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन में। तो एक सर्वे में पाया गया है कि 64 हाउसेज बाय इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके, 64 घर ऐसे हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीदते हैं, 94 घर ऐसे हैं जो तमिल न्यूज़पेपर खरीदते हैं। तो लिखते चलते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर 64 घर खरीदते हैं, तमिल न्यूज़पेपर 94 घर खरीदते हैं, 26 हाउस ऐसे हैं जो इंग्लिश और तमिल दोनों खरीदते हैं। ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो इंग्लिश और तमिल दोनों खरीदते हैं, मतलब इंटरसेक्शन इनका हो गया। ठीक है, 26। अब हमें चाहिए कि ओनली वन लैंग्वेज, ओनली वन लैंग्वेज का मतलब हो गया या तो ओनली इंग्लिश खरीदे या फिर ओनली तमिल खरीदे। अब ये देखो, ये ओनली वाले बहुत आसान होते हैं। ओनली वाले में आपको करना क्या रहता है, बेसिकली जो आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर आपको ओनली इंग्लिश चाहिए तो आप ई में से सब्ट्रैक्ट कर दो ई इंटरसेक्शन टी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 64 - 26। ऐसे ही आपको ओनली तमिल चाहिए तो तमिल में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप यहाँ पे ई इंटरसेक्शन टी। तो ये आपका हो जाएगा 94 - 26। ठीक है, तो 64 - 26 करोगे तो ये 38 आएगा, एंड 94 में से 26 माइनस करोगे तो 68 आएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, बिकॉज हमें तो यहाँ पे कंबाइन बताना है ना। तो 38 + 68 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 106। तो 106 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। सेवंथ क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसको आगे ले चलते हैं। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन सा इररेशनल है यहाँ पे। तो पहला देखते हैं, तो देखो √2 + √3। तो ऑफ कोर्स ये एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज आपको पता है कि रूट के अंदर 2 + √3 क्या है, इरेशनल नंबर 1.73, फिर आगे लगातार बढ़ता रहता, कभी खत्म नहीं होता, है ना। तो ऑब्वियसली इरेशनल हो गए। ठीक है, तो पहला ही इरेशनल है। अगले से करते हैं, 2 + √3, 2 - √3। तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी रहती है ये, a + b टाइम्स a - b जो होता है वो बेसिकली आपका a² - b² के इक्वलेंट रहता है। तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 - 1 करो तो 1 आ गया, विच इज द रैशनल नंबर। तो ये रॉन्ग हो गया, इरेशनल ये नहीं है। ठीक है, अगला चेक करते हैं, 2 + √3 + 2 - √3। तो √3 से √3 डायरेक्ट कट गया, 2 + 2 4 आ गया, तो ये भी अगेन रैशनल नंबर है, तो ये भी इरेशनल तो नहीं है। अगला चेक करते हैं, 2√3 + 3√2। तो देखो 2 टाइम्स √3 क्या है, √3 137 बढ़ता रहेगा, ये रैशनल नंबर है, प्लस 3 टाइम्स √2 की वैल्यू है आपको पता है 1.41, ये भी रैशनल नंबर है। तो मतलब ये ओवरऑल इरेशनल आएगा, तो मतलब यस ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो एट्थ क्वेश्चन उठाते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि अ रिलेशन ए बी, बोथ ए एंड बी आर इवन नॉन जीरो इंटीजर एंड ए अपॉन बी इज अ इंटीजर। ओके, तो आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि ए और बी दोनों यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर है, एंड ए बाई बी आपका इंटीजर आना चाहिए। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर इक्वलेंस भी हो सकता है। तो ए बाई बी आपका इंटीजर आना चाहिए और ए और बी दोनों ही नॉन जीरो आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या रहती है आपके पास, कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आपके रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो ए कोमा ए मतलब दो ऊपर नीचे दोनों सेम हो गए, तो ए अपॉन ए करोगे तो ये 1 आएगा। क्या 1 एक इंटीजर होता है, हाँ होता है, तो यस ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं,
तो सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि ए कॉमा बी आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर, राइट? अब इसको एक एग्जांपल के हेल्प से करते हैं। लेट सपोज इसको हमने ले लेते हैं, मान लो ऐसे ले लिया 1,2, ठीक है? तो 2,1 ले लेते हैं, ठीक है? 2,1, टू भी एक यहाँ पे इंटीजर है, वन भी एक इंटीजर है, तो 2/1 करोगे तो ये इंटीजर आएगा, 1,2 करके देखते हैं, ठीक है? इसका उल्टा, तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 इज अ फ्रैक्शन नंबर नॉट अ इंटीजर, तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कंडीशन आपको पता है कि यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो आपके पास यहाँ पे ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो अगेन हम यहाँ पे खुद से एक कंडीशन मान के चलते हैं, तभी हमारे पास आएगा, ठीक है? तो लेट सपोज 8,4 ले लेते हैं। 8,4 बिलोंग कर रहा है आर से, बिकॉज आप यहाँ पे 8/4 करोगे तो 2 आएगा, 2 इज अ इंटीजर, ठीक है? अब देखो 4,2 बिलोंग कर रहा है आर से, बिकॉज 4/2 करोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, विच इज अगेन इंटीजर। तो इन दोनों की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 8,2 भी आना चाहिए, जो कि बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे रिलेशन से, राइट? तो 8,2 करोगे तो भी इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे काटने में 4 आ रहा है, विच इज इंटीजर, तो ये ट्रांजिटिव है ये, ठीक है? बट ये इक्वलेंस नहीं होगा, बिकॉज इक्वलेंस के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बट यहाँ पे दो ही हो रही हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फंक्शन रूट के अंदर 3 - x है, आपको यहाँ पे रेंज और डोमेन बताना है, ठीक है? तो एफ एक्स आपके पास क्या है, रूट के अंदर 3 - x। डोमेन का मतलब क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड रेंज का मतलब क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई और एफ एक्स, ठीक है? वाई और एफ एक्स का दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट? तो इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो आपका एफ एक्स आएगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है ना? हमेशा पॉजिटिव आएगा, करेक्ट है? तो आप कह सकते हो कि आपका यहाँ पे जो एफ एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आने वाला है। दैट मीन्स आपका जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके? तो डोमेन तो आपका हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, ओके फाइन। अब देखो, अब हमें बताइए रूट के अंदर कुछ भी रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो 3 - x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो गया, यानी कि x की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी है ना? x की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी है, तो मतलब ठीक है, यानी कि आपका ये डोमेन ही आ गया, ठीक है? मतलब आपका जो सॉरी डोमेन कर रहा हूँ, रेंज आ गया। ओह आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आपका रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज ये तो आपकी y वाली वैल्यू है ना, एंड यहाँ पे ये डोमेन आएगा, ओके? और डोमेन आपका क्या है, लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है? तो ये आपका डोमेन हो गया, ओके एक सेकेंड, जी ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया, राइट? ओके, तो अगर आप मैच करोगे तो आपको दिख रहा है सीधे सीधे सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, फाइन। चलिए, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, रेंज आपका यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एंड डोमेन आपका यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 3 है, ठीक है? ओके, अच्छा यहाँ पे साइन चेंज होगा, साइन वही मुझे लग रहा था। देखो, जब आप एक्स को उधर भेज रहे हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे साइन भी पलटेगा, तो ये लेस देन और इक्वल टू होगा, करेक्ट है। अ, नहीं साइन तो नहीं बदलना चाहिए। ओके, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ सारे को। जी हाँ, ये सेम रहेगा, ठीक है? तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अ, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे B1, ठीक है? तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? 10th क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है, ठीक है? 1 1 सरजेक्टिव इंजेक्टिव, ठीक है? तो आपको पता है कि इंजेक्टिव का मतलब ही होता है 1 1, सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, ओके? बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है? तो देखो पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि f(x1) इक्वल टू f(x2) होना चाहिए, एंड यहाँ से स्टार्ट करते हुए x1 इक्वल टू x2 में लाना है। तो देखो x1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कटा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि भैया दोनों साइड रूट ले लेते हैं, ठीक है ले लो। तो यहाँ पे बहुत साइड रूट लिया हमने, तो ये प्लस माइनस x1 आया इक्वल टू प्लस माइनस x2, बट ये आपस में इक्वलेंट नहीं है,
बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस समझो, प्लस x1 इक्वल टू माइनस ऑफ x2 भी हो सकता है, बिकॉज हमने प्लस माइनस दोनों यूज करे हैं, है ना। बट एक्चुअल में देखोगे तो -1 और +1 कभी इक्वल थोड़ी ना होता है आपस में, तो इसका मतलब ये आपका 1 1 नहीं है। ठीक है, ये आपका 1 1 नहीं है। ओके, अब चलो दूसरा चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे ये आपके पास जो इसका बेसिकली ऑन टू होगा या नहीं होगा। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या रहती है कि आपका जो कोडोमेन होगा वो इक्वल टू रेंज होना चाहिए, राइट, है ना। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो कोडोमेन है, देखो आपको पता है ये आगे वाला डोमेन होता है, पीछे वाला कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन तो आपके पास यहाँ पे आर दिया हुआ है ना। तो ये आपका आर है, सही। ठीक है, तो ये आपका आर हो जाएगा। ठीक, और रेंज की बात करें तो रिजल्ट होता है आपका। अब रिजल्ट अगर आप कायदे से देखोगे तो एफ एक्स होता है बेसिकली। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू, देखो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव प्लस टू करोगे तो ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब रियल नंबर के इक्वलेंट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज रियल नंबर के अंदर तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर सब कुछ इंक्लूड होता है ना। ओके, बट यहाँ तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपस में इक्वलेंट नहीं है। इसका मतलब ये आपका ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अगर आप मैच करोगे तो देखो पहले वाले ने क्या कहा है, नॉट इंजेक्टिव, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसने क्या कहा है, नॉट सर्जेक्टिव, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैच करोगे। चलो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11th क्वेश्चन में भी अगेन हमको यहाँ पे चेक करना है डोमेन क्या होगा, राइट। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं डोमेन की। तो देखो इसको देख लेते हैं। तो देखो ऊपर न्यूमरेटर में आपको पता है कि x प्लस टू है, ठीक है, और मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो गई। ओके, एंड न्यूमरेटर कभी भी आपका जीरो के इक्वलेंट नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू जीरो आपने लगा दिया, तो ये आपका हो जाएगा नॉट इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि आपके x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होनी चाहिए, एंड कभी भी थ्री के इक्वलेंट नहीं होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड आपने सारा कुछ अच्छे से समझा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी खुद से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये मैं बात हर बार हर वीडियो के एंड में रिपीट करता हूँ, बट यकीन मानो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।